In this class, children, we are going to discuss about the properties of electron gain enthalpy and electronegativity. We will discuss about two physical properties and what is an electron gain enthalpy. So, to begin with, first I will tell you what is electron gain enthalpy. So, when an electron is added to an isolated gaseous atom, isolated word here is very important and gaseous word is also very important. Isolated means the atom is not under the influence of any other atom. No other force is acting on it. No other attractive or repulsive force is acting on the atom. So we use the word isolated gaseous atom. And when an electron is added to an isolated gaseous atom, it becomes an anion. It gains negative charge. And while it gains negative charge, energy is either absorbed or evolved. या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में आपने देखा था कि हमेशा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी एटम से. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाज एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom in the ground state. उसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं कि whether energy is absorbed or evolved when electron is added to an isolated gaseous atom. एक न्यूट्रल एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट का नेचर क्या है. सो इट इज़ नॉट फिक्स दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू. इट कैन बी बोथ. पर आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी एनर्जी जो है उसमें रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है. नाउ यू सी द रिएक्शन ओवर हियर. रिएक्शन में क्या हम एक्स को ले रहे हैं. यहाँ पे ये गैसियस स्टेट मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि मैंने कहा है आपको कि गैसियस स्टेट में हम एटम को कंसिडर करते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो वो एक अनायन बन गया, एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो गया. और इसी केमिकल रिएक्शन में भी जो एनर्जी का चेंज होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. नाउ दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग, it will be electron over here. Process of adding electron to the atom can be either endothermic or exothermic. Endothermic भी हो सकता है, ये exothermic. Endothermic का मतलब क्या हुआ? Energy is absorbed. Exothermic का मतलब energy is released. So यहाँ पे ये electric नहीं होगा. This is something mistyping error है. Now is you. When you see the elements of periodic table, group 17 elements जो होती है उनकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. यानी हाई नेगेटिव का मतलब कि जब ग्रुप 17 एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. इट हैज़ गॉट हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है जब ग्रुप 17 कौन सा है? हैलोजेंस. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू हैलोजेंस लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. और ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है? अब हम हैलोजन को देखते हैं. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम पहले फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं. सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर. तो जब इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, ओके, ये एटॉमिक नंबर 9 हो गया. तो जब आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटॉमिक नंबर 9 विल बी 1s2, 2s2 and then 2p5. ये देखिए, ये है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के समझ में आ जाएगा कि क्यों इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. बिकॉज व्हेन फ्लोरीन विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, जब ये फ्लोरीन के ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फ्लोरीन विल बिकम F-, यानी वो फ्लोराइड आयन बन जाएगा और लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड. व्हाई इज लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड? बिकॉज व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2p5 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बन जा रहा है 2p6, यानी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैलोजेंस जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अटेन कर रहे हैं. नाउ सिंस हैलोजेंस अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दे आर बिकमिंग more stable by accepting an electron. So
by accepting the electron becoming more stable means minimum energy state, and that extra energy will be given out, and that is why group 17 elements have high negative electron gain enthalpy. आपने पढ़ा है energy can neither be created nor be destroyed, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफॉर्म होता है. तो यहाँ पर ये एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? एनर्जी इसलिए रिलीज हो रही है हैलोजेंस में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लेकर हैलोजेंस जो है वो नोबल गैस का कन्फिगरेशन अटेंड कर रहा है, और नोबल गैस का जो कन्फिगरेशन है वो बहुत स्टेबल कन्फिगरेशन है, एंड द वर्ड स्टेबल मीन्स इट इज़ ऑफ लोवेस्ट एनर्जी. तो ये जो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इट विल बी लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट. सो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब ग्रुप 17 में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं. नाउ यू सी द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर. Noble gases have large positive electron gain enthalpy. Large positive electron gain enthalpy noble gases की होती है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम noble gases में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो बहुत large amount of energy चाहिए. अगर वो energy नहीं रहेगी तो noble gas जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा. That means we have to work against the system. यहाँ पे हम सिस्टम के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं. क्यों काम कर रहे हैं अगेंस्ट में? क्योंकि नोबल गैस का, यहाँ पे मैंने नोबल गैस का एक कन्फिग्रेशन लिखा है. आप ये देखो, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 3s1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा. सो 3s1 में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है कि हमने एक बहुत स्टेबल सिस्टम को अनस्टेबल कर दिया है, और वो अनस्टेबल का मतलब क्या? लो एनर्जी से वो हाई एनर्जी में चला गया. तो हाई एनर्जी में कैसे जाएगा? अनलेस द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, सिस्टम विल नॉट मूव फ्रॉम लो एनर्जी टू high energy, and that is why noble gases have large positive electron gain enthalpy. That means when noble gases electron will be added to their shell, large amount of energy will be required, and this happens because electron enters the next higher principal quantum number, as I gave you an example over here, and it also disturbs its stability. एक stable system को वो डिस्टर्ब कर देता है. तो इन दो रीजंस की वजह से नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बहुत हाई है. नाउ हाउ डज इट मूव? यू कैन सी दैट द 2 points I have written in bold over here. How does the electron gain enthalpy trend changes when we move across the period or when we move down the group? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होगी जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं. तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप देखिए. जनरली इट बिकम्स मोर नेगेटिव. यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है जनरली, इसका मतलब एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट जनरली इट बिकम्स मोर नेगेटिव एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. तो किसी भी पीरियड में, चाहे वो ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 पीरियड, थर्ड पीरियड हो या सेकेंड पीरियड हो, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी हम लिथियम से जब शुरू करते हैं, लिथियम से मूव करना शुरू करेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक जब हम जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव होती जा रही है, यानी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. और ये टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है इसी वजह से जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज जो हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. और सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए होगा? वो फ्लोरीन के लिए होगा. Now see the next point, it becomes less negative when we move down a group. यानी हम ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो लेस नेगेटिव, यानी कि कम एनर्जी, अगर वो एनर्जी रिलीज कर भी रहा है तो धीरे धीरे वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी. और वो क्यों घटती चली जा रही है आपको पता है कि ऊपर से नीचे जब हम मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले ग्रुप सेकेंड पीरियड में 2 शेल हो गया, सपोज अगर ये 2 शेल है, ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया. इसके अलावा जब हम नीचे में आ रहे हैं तो नीचे में जब हम आ रहे हैं तो 6th शेल की बात करें तो ऐसे करके 6 शेल्स हो जाएंगे यहाँ पे. तो जब 6th शेल का जो वैलेंस, उसमें हम इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करते हैं? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वैलेंस शेल में ऐड होगा. तो जैसे जैसे आप देखिए कि न्यूक्लियस से इसकी दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम हो रहा है तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो एटम में डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस से उसकी दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है.
So see this point, it becomes less negative as we move down a group because the size of the atom increases, atom का size बढ़ता है, and the added electron becomes farther from the nucleus, यानी वो nucleus से दूर होता चला जाता है. Now we are going to discuss about the exceptions in electron gain enthalpy. The first exception is between oxygen and sulfur. So see here, electron gain enthalpy of oxygen is less than that of sulfur. This is the first exception. And the second is that electron gain enthalpy of fluorine is less than chlorine. Actually, what was the trend? When we discuss the trend, as we are moving down the group, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर जब हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं, इसके अलावा फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन. ठीक है, तो जब हम मूव करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो घटती जा रही है, कम एनर्जी रिलीज करेगा जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन कह रहा है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फ्लोरीन से ज़्यादा होता है क्लोरीन का. तो ये क्यों होता है? ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है ये. तो अब हम इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करना पड़ेगा. तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करते हैं तो पहले हम ऑक्सीजन और सल्फर का देख रहे हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या हुआ, 2s2 और हुआ 2p4. ठीक है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ. लेकिन यही चीज अब हम सल्फर का लिखेंगे तो सल्फर इसके बाद आता है, तो ये हो जाएगा 3s2 एंड 3p4. ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अबाउट एडिंग इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया. ऑक्सीजन में हम 2p शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं. ये देखो, ऑक्सीजन में हम किस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, 2p में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे. और सल्फर में हम किस में ऐड करेंगे, 3p को में ऐड करेंगे. सो यू नो दैट 2p जो है व्हेन n इज इक्वल टू 2, इसकी साइज काफी छोटी होगी, एटम का साइज काफी छोटा होगा और उसी छोटे साइज में 4 और 5 इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा. क्यों इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा? कि छोटी सी जगह में 5 इलेक्ट्रॉन और वही बड़ी सी जगह में 5 इलेक्ट्रॉन. तो when in case of sulfur electron is added to 3p shell, it is occupying a bigger space around the nucleus, due to which the mutual repulsion between the electron decreases and adding electron becomes easy in comparison to when electron is added in case of 2p. Same is the case with fluorine and chlorine. फ्लोरीन में भी हम 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और क्लोरीन में भी ऐड इलेक्ट्रॉन इन 3p shell. So 3p occupies a larger space around the nucleus. So because of less repulsion between the electrons in 3p, adding electron in chlorine becomes easy. आप ये भी सोच सकते हो कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है. एक तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल कर रहे हैं. तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा या जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोटी जगह में प्रेजेंट होगा, रिपल्शन भी उतना ज्यादा होगा. सो व्हेन यू आर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यू आर आल्सो वर्किंग अगेंस्ट द रिपल्शन. आप रिपल्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो आपको उसमें भी एनर्जी लगती है. जब रिपल्शन के, आपने देखा होगा कि जब आप दो मैग्नेट को हाथ में पकड़े रहो और जब लाइक पोल्स को आप करीब लाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि इफ यू हैव गॉट 2 बार मैग्नेट, आप नॉर्थ पोल्स को साथ में ला ही नहीं सकते हो. आप नॉर्थ पोल को भी साथ में ला सकते हो, साउथ पोल को भी साथ में ला सकते हो, लेकिन कब ला सकते हो? जब आप मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाओ और जो तुमने फोर्स अप्लाई किया है वो मैग्नेटिक रिपल्शन से अगर स्ट्रॉन्गर होगा, देन बोथ पोल्स विल कम क्लोजर. लेकिन अगर ये force, applied force is weaker than the magnetic repulsion, you will not be able to bring them closer. यही चीज मैं अगर बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ बोलूं, that bring, आप अपने हाथ से फोर्स लगा करके दो बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल्स को साथ में ले आओ या साउथ पोल्स को साथ में ले आओ, आप वो काम नहीं कर पाओगे. आप वो काम क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो वो मैग्नेटिक रिपल्शन से कहीं कम होगा. तो सिंस मैग्नेटिक रिपल्शन से कहीं कम है तो तुम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल्स को साथ में नहीं ला सकते,
और साउथ पोल्स को साथ में नहीं ला सकती। लेकिन अगर एक छोटा सा बार मैग्नेट है, तुम आसानी से वो हाथ से काम कर ले रहे हो। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। एक है अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स है। तो जब हम ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एनकाउंटर कर रहा है। पर in case of when the electron is added to 3p, since 3p occupies a large space around the nucleus, the incoming electron experiences weaker electronic repulsion, and due to which adding electron becomes easy and more energy is released when electron is added to sulfur in comparison to oxygen, or when an electron is added to chlorine in comparison to fluorine. Now we are going to discuss the point electronegativity. तो electronegativity को डिस्कस करने के लिए पहले तो electronegativity is not a measurable quantity. You cannot measurable this property, measure it, but you can compare it. It is a qualitative. Qualitative property means it can be compared, but we don't have any numerical value to it. So it cannot be measured, it can only be compared. Electronegativity. So to understand the concept of electronegativity, just see, if you have, you know that between two non-metals, the type of bond formed is covalent bond. So if you have, suppose you have carbon and carbon. So when bond formation will take place between carbon and carbon, it will be a covalent bond, and covalent bond is formed by the sharing of electron. Sharing of electron between both, one electron will be contributed by first carbon and another carbon will also contribute the electron, and this way the octet of both the carbon atom becomes complete and they gain stability. This is the general concept of formation of a covalent bond. When this bond, again you know that this will not be a carbon, must have 4 valencies. So this is what the compound of a carbon will be. But if the covalent bond is formed between two atoms of different nature like carbon and chlorine, when it is formed between carbon and chlorine, then the electron which is used for bond formation is not in between both of them. It's not between both of them but lies closer to the chlorine atom. ये condition होता है इसका. ये देखिए, फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन था वो दोनों के बीचों बीच था, लेकिन सेकंड केस में जो इलेक्ट्रॉन है ये देखो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। ये कुछ ऐसा हुआ कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में लंच शेयर करते हो तो जिसे ज़्यादा भूख लगी रहेगी वो लंच बॉक्स बीच में ना होके कि उस फ्रेंड के तरफ ज़्यादा रहेगा, वो अपनी तरफ ज़्यादा रख लेगा क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। So it is the tendency of the atom to pull the shared pair of electron towards itself. तो shared pair of electron को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम बस इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कई सारे स्केल्स जो है वो डेवलप हुए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो स्केल है वो है पॉलिंग स्केल। और ये लीनियस पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया है और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। और उन्होंने, लीनियस पॉलिंग ने सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो फ्लोरीन को असाइन की। उन्होंने फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 दी और ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, यानी कि फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका भी रीज़न आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है कि फ्लोरीन को के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी है, क्योंकि कई रीज़न। एक तो देखो, फ्लोरीन का जो साइज सबसे छोटा है। फ्लोरीन आप लेफ्ट से राइट जब मूव करते हो, आपने पढ़ा है कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करती है। सिमिलरली जब आप ग्रुप में नीचे से ऊपर जाते हो तब भी एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करती है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, तो एटॉमिक साइज सबसे छोटा है तो उसका न्यूक्लियर पुल सबसे ज़्यादा होगा, इससे उसको इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में पाई जाती है। एंड द नेक्स्ट, वॉट एवर एलिमेंट्स आर, दे आर ऑल कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लोरीन। सो आफ्टर फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। So they have the tendency of pulling the shared pair of electron towards them. Now see this general trend. The general trend says that
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डाउन अ ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी, लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो भी नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली रिलेट भी कर सकते हैं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही नॉन मेटालिक कहा जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन टू यू। नाउ आई विल ओपन अप द बुक एंड विल डिस्कस सर्टेन ट्रेंड्स। Question says that the first ionization enthalpy value for third period element, ये सारे third period element हैं, ठीक है, are respectively these values are given to you, third period element का value दिया हुआ है। Predict whether the first ionization enthalpy for aluminium will be closer to 575 और 760 किलोजूल, मतलब किसके करीब होगा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो सोडियम के ज़्यादा करीब होगा कि मैग्नीशियम के ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि अगर 575 है तो वो सोडियम के ज़्यादा करीब हो गया, और अगर वो 760 है तो मैग्नीशियम के ज़्यादा करीब हो गया। सो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, दैट का मतलब आपको आंसर के लिए रीज़न देना पड़ेगा इफ़ यू हैव आंसर्ड इट। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए सबसे पहले आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ओके, सो यू आर गोइंग टू कंपेयर सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 3s1, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है 3s2, आउटर कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं यहां पर, और एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3p1। ओके, सो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। नाउ अब आप ये देखो, आप यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी, किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से निकलेगा। तो सोडियम का ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है 496, जिसकी सबसे कम वैल्यू है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से सोडियम से निकल जाएगा। उसके बाद वो देख रहे हैं कि 737 यानी मैग्नीशियम से इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। तो 3s1 में से एक निकालना जो है अकॉर्डिंग टू द डेटा इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट। अब क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो मैग्नीशियम से करीब होगा या सोडियम के करीब होगा। सो द आंसर गिवन इट इज क्लोजर टू 575 किलो जूल पर मोल। ये कह रहे हैं कि वो सोडियम के लगभग में होगा। तो ऐसा क्यों है, अभी आपने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ऑब्वियसली 3p में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होगा वो आसान होगा। क्यों 3p में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि 3s जो है वो बहुत पेनिट्रेटिंग होता है। s ऑर्बिटल इज वेरी पेनिट्रेटिंग, दैट मीन्स इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और आप ये बोल सकते हो कि मैम तो ये सोडियम में से निकालना क्यों आसान हो गया, क्योंकि ये भी तो इसमें से भी तो हम 3s में से निकाल रहे हैं। लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि जब हम सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज वेरी इजी एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इट इज अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय रिमूविंग। बट फ्रॉम मैग्नीशियम ऐसा नहीं है, जब मैग्नीशियम में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब भी वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन तो अटेन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अटेन वो कर नहीं रहा है। लेकिन सिंस 3s जो है वो न्यूक्लियस के करीब है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू व्हेन वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p। एंड द आंसर फॉर दिस विल बी रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p इज मोर ईजी बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3s ऑर्बिटल। अब अंदर में इसके 3s ऑर्बिटल है जो कि कंप्लीटली भरा हुआ है, और ये जो शील्डिंग इफेक्ट होगा यानी 3p के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो कम हो जाएगा। और ये कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो है रिमूविंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम ईजी। सो द आंसर इज it will be closer to 575 kilojoule per mole. It is discussing the trend
दिस ट्रेंड यू कैन सी ओवर हियर। ये पूरा ट्रेंड डिस्कस कर रहा है कि हाउ डज अ प्रॉपर्टी वेरी व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप, वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। सो यू कैन सी दैट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर दिस वन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग। जैसे ये हमने डिस्कस किया, और जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज कर रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो एकदम पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है आपका रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रीम राइट में होते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नोबल गैसेस को अगर हम छोड़ दें। तो अब देखो, अगर हाँ मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती जा रही है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। तो नीचे से ऊपर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली साइज जो है वो छोटी होती जा रही है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये देखो एटॉमिक रेडियाई जो है ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करेगा। तो ये जो टेबल है, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द ट्रेंड फॉर दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट यू हैव स्टडीड। So this is the table on the basis of Pauling scale for the electronegativity of the element. You can see that for second period, this is second period element, and among second period element the highest is for fluorine. Fluorine has got the value of 5, but as we are moving from left to right, you can see that the value is decreasing. So it's decreasing. Electronegativity is increasing when we are moving from left to right. Lithium has got the least and fluorine has got the most highest. Similarly, you can see that as we are moving down, electronegativity is decreasing. Fluorine का 4 and chlorine has got 3. ऑक्सीजन 3.5. अब आप देख सकते हो कि फ्लोरीन के बाद जो अगला वैल्यू जो है वो ऑक्सीजन का है, इसलिए मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन के बाद जो अगला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। सिमिलरली व्हेन यू कंपेयर इट विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की भी वैल्यू 3 है और क्लोरीन की भी वैल्यू 3 है। लेकिन जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने थोड़ा सा इनिशियल नॉलेज होगा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, तो तीन ही एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। क्लोरीन जो है 2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है, लेकिन वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, क्लोरीन नहीं करता। तो क्या रीज़न है? बिकॉज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एटॉमिक साइज जो क्लोरीन का है वो नाइट्रोजन से बड़ा है। तो 2 इसकी वैल्यू 3 है, लेकिन फिर भी वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। Now you see this is the comparison of electronegativity value as we are moving down the group. ये ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये देखिए, तो लिथियम की वैल्यू सबसे 1 इसमें सबसे ज़्यादा है और -7 जो है वो सीजियम का है। तो क्यों ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यही चीज़ उन्होंने देखो हैलोजेंस के केस में भी कंपेयर किया है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं देखो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। सो सबसे ज़्यादा इस केस में भी फ्लोरीन है। ओके, और जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं ये जो है वो वैल्यू घटती चली जा रही है।